गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स पे दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, उसको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे चेक किया जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक किया जाता है। आज जो बात करने जा रहा है दैट इज जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके मैट्रिक्स का। क्या कह रहा है कि आपको दो मैट्रिक्स दिया जाएगा और दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात, पहले तो हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। क्या सारे मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि कुछ कंडीशन होता है, ये चीज चेक करते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे अगर हमें दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना होता था तो क्या कहा जाता था कि दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम होता था। जैसे मैंने कहा एक 3x4 का है, दूसरा भी 3x4 का है, तो क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? जी हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो आप मैट्रिक्स में एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आपके दो मैट्रिक्स दिए जाएं और दोनों के ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है वो चीज देखते हैं। क्या कर रहा है कि जो कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, कहता है क्या कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। मीन्स अगर मैंने कहा कि एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और दूसरा p क्रॉस q का मैट्रिक्स है, तो इसे कब मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो कंडीशन क्या कहता है, इफ फर्स्ट का कॉलम मीन्स n एंड सेकेंड का रो, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, पहली कंडीशन याद रखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कभी भी करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अब तब आप जाके कहेंगे कि हाँ दोनों की वैल्यू हम रीड करेंगे और देन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला कंडीशन हो गया। जैसे अगर मैंने कहा 2x2 का है और 2x7 का है, तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि देखिए दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर यही 3x4 है, 3x4 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या इन दोनों को किया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि पहले का, क्योंकि आर्डर सेम तो नहीं है, लेकिन क्या है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है। ओके, अब बात कर रहे हैं कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट आता है वो भी हमारा क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? जैसे अगर हम ऐड करते हैं और मैंने कहा कि 3x4 है, 3x4 है, तो बताओ जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा? सेम वही ऑर्डर जो दोनों का ऑर्डर है, 3x4। लेकिन अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर कितना होता है? तो ये ध्यान दें, जिन दोनों चीजों को आपने कंपेयर किया है 4 एंड 3, इन दोनों को कंपेयर किया है, इसे छोड़ के जो दो चीजें बची हैं, मतलब पहले का रो एंड दूसरे का कॉलम, यही आपका आउटपुट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मीन्स कितने का बनेगा? 3x4 का बनेगा। ओके, जो आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा 3x4 का बनेगा। ओके, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। ओके, लेकिन क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। तो बताइए जो सी मैट्रिक्स बनेगा, सी मैट्रिक्स जो आउटपुट मैट्रिक्स होगा, जो इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करेगा, तो उसका ऑर्डर कितना होगा? तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, जिसको आपने कंपेयर नहीं कराया, ओके, वही ऑर्डर होगा 2x7 का आपका। मतलब 2 रो होंगे और 7 कॉलम हो जाएंगे। ये चीज है। तो पहली चीज हम लोग जाना कि हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? ओके, जो आपने कंपेयर नहीं किया है, मतलब पहले का रो और दूसरे का कॉलम, वही आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि m क्रॉस n है और p क्रॉस q है, तो बताइए जो सी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस q होगा। मीन्स m क्रॉस q, मीन्स m रो होंगे और q कॉलम होंगे। अगर मैं लूप की बात करूं, किसी के लिए लूप चलाइए तो फॉर जीरो से लेके आप कहां तक चलाएंगे? m-1 i प्लस प्लस, और कॉलम के लिए क्या चलाएंगे? 0 से लेके q-1, q-1 j प्लस प्लस, ये चीज है। ये आपका सी मैट्रिक्स के लिए
जो लूप चलेगा नंबर ऑफ रोज, ठीक है, m है तो 0 से लेके m-1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स q है तो 0 से लेके q-1, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। सपोज मैंने कहा ये 2 क्रॉस 5 का है और दूसरा मैट्रिक्स 5 क्रॉस 3 का है। ओके, पहली बात देखिए क्या दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है तो किया जा सकता है। तो किया जा सकता है तो बताइए सी कितने का बनेगा? अगर ये सी मैट्रिक्स है, ये सपोज ए है हमारा, ये बी है, मैंने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बताइए सी कितने का बनेगा? तो सी कितने का बनेगा? 2 क्रॉस 3, तो मतलब 2 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। ओके, अब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जो सी मैट्रिक्स आपका आउटपुट मैट्रिक्स होता है उसकी पहली वैल्यू, पहले ब्लॉक की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज देखिए। अगर मैंने कहा कि अगर ये एडिशन होता तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते और वही आंसर हो जाता आपका। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता ऐसे नहीं है। होता कैसे, वो चीज जानते हैं। क्या कहता है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या कहा इसने, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिएगा एंड प्लस सबको आपस में ऐड कर दीजिएगा। मतलब क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसने कहा क्या कि a00 को मल्टीप्लाई करूंगा b00 से, ओके, और उसको c00 में ले जाके ऐड कर दूंगा। मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0। ओके, मैंने क्या कहा कि सब जगह मान लीजिए अभी क्या रखा गया है, 0 रखा गया है, क्योंकि कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। ओके, तो इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले हमने क्या कि सब में मैं 0 स्टोर कर दे रहा हूँ। 0 स्टोर हो गया। ओके, मतलब सी आई जे की सारी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हम पहले कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे, सी आई जे खुद से कोई गार्बेज वैल्यू ना रखे, इसलिए हमने कहा कि उसके अंदर क्या करेंगे, 0। क्यों 0 रखना पड़ता है ये भी चीज समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ले जाके स्टोर करेंगे, अगला मल्टीप्लाई करेंगे और उसी में ले जाके ऐड करेंगे। ओके, अगर पहले से अगर आप कहते नहीं है 0, ठीक है, तो सपोज यहाँ पहले से कोई नंबर रख लिया 5, और जब पहली बार आप ऐड करेंगे तो सपोज उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया इन दोनों का, सपोज 7 आया, तो आपको लगेगा कि +7 करेंगे तो यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो 0 + 7 7 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 0 नहीं करेंगे तो वो खुद से कोई वैल्यू ले लेगा। सपोज 5 ले लिया, तो आप सोच रहे हैं कि वैल्यू तो 7 है और वास्तव में वैल्यू कितनी हो गई है, 12 हो गई। तो ये काम ना हो कि वहां से पहले से कोई वैल्यू ना रहे, क्योंकि आपस में आपको जोड़ना है सारे एलिमेंट्स को, इसीलिए उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितना ले लीजिएगा, 0 ले लिया। अब बात कर रहे हैं, चलिए ये मल्टीप्लाई हुआ, इसमें ऐड हो गया, एक बार मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर इसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इसी में ले जाके ऐड कर दिया, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसी में ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको ऐड, मतलब कैसे हुआ, b00 a00 मल्टीप्लाइड बाई b00, a01 b10, a02 b20, a03, ठीक है, b30 एंड a04 b40, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि इसे निकालने के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन एक सिंगल एलिमेंट के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन कितनी बार किया है, तो वास्तव में देखा जाए तो एक सिंगल एलिमेंट के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ओके, 5 बार मल्टीप्लाई किया आपने। ये सिंगल एलिमेंट निकालने के लिए सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 रो है और इसमें 5 कॉलम है। ओके, ऐसे समझो। ओके, सॉरी, मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए कि इस एक रो में कितने वैल्यूज हैं, तो पांचों वैल्यूज इस कॉलम के पांचों वैल्यूज से आपस में मल्टीप्लाई होके आपस में ऐड होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दो कि जो मैट्रिक्स है वो तो 2 क्रॉस 3 का है ना, तो मतलब जो लूप चला होगा वो ये 2 बार चल रहा होगा, और इसके नीचे वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई जो ये कॉलम वाला है वो 3 बार चल रहा होगा। ओके, अगर बाय द वे हमने मल्टीप्लिकेशन का लाइन जस्ट इसके बाद लिख देते कि सपोज सी आई जे मल्टीप्लाइड बाई सी आई जे प्लस ए आई जे इंटू बी आई जे, अगर बाई द वे हमने यही लिख दिया होता तो ये लूप आपको याद होगा कि लूप कैसे चलता है, एक सिंगल वैल्यू पे ये कितनी बार चलता, 3 बार एग्जीक्यूट होता। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये 2 बार चल रहा है
और उस 2 बार चलने पे अंदर वाला लूप 3 बार चल रहा है, तो इसका मतलब i बराबर 0, 0 पे ये कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। मीन्स ये काम आपका कितनी बार हुआ होगा, केवल 3 बार। अगर केवल 3 बार होगा तो सोचो, केवल 1 2 3 ये तीनों मल्टीप्लाई हुए होंगे, ये दोनों छूट गए होंगे आपके, क्योंकि ये काम अगर आपको 5 बार कराना है तो 100% इसके ऊपर लूप कितनी बार चलना चाहिए था, 5 बार चलना चाहिए था। लेकिन आपका चल कितनी बार रहा है, केवल 3 बार। तो ये मल्टीप्लिकेशन आधा किया और 2 एलिमेंट आपके छूट गए। तो आपको क्या करना है कि इस काम को आपको, जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम आप कर रहे हैं, जो भी काम है यहाँ पे जो भी लाइन लिखेंगे, ओके, उससे कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, 5 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन इस केस में 5 बार है, क्योंकि यहाँ पे आपके 5 एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर यही मैं ऑर्डर बदल दूं, ठीक है, सपोज 2 क्रॉस 7 एंड 7 क्रॉस 5, तो जो बनेगा कितने का बनेगा, 2 क्रॉस 5 का बनेगा। मतलब ये लूप 2 बार चलेगा, ये लूप 5 बार चलेगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन होना कितनी बार है, समझो 2 क्रॉस 7, मतलब यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट होंगे, और इस वाले में भी कितने होंगे, टोटल 7 एलिमेंट होंगे। मतलब सातों को आपस में मल्टीप्लाई, मतलब जहां मल्टीप्लाई वाला आप लाइन लिखेंगे उसके ऊपर एक लूप चलना चाहिए जो 7 बार एटलीस्ट चले। ओके, तो आप खुद देख रहे हैं कि इस केस में 5 बार चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 5 बार होना चाहिए, और इस केस में 7 बार होना चाहिए। ओके, और ये 5 7 कैसे डिसाइड किया जाए कब कितनी बार होगा, तो आप खुद से देखिए। यहाँ पे जो आपने ऑर्डर लिया है 2 क्रॉस 5 लिया है, और यहाँ पे 5 क्रॉस 3 लिया है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स। और ये 5 किसकी वैल्यू है, या तो फर्स्ट का कॉलम है या तो सेकेंड का रो, और दोनों सेम होते हैं। ओके, तो अगर मैंने कहा कि मेरा मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और दूसरा p क्रॉस q का है, तो कब मल्टीप्लाई होगा, जब n बराबर p होगा। जो आउटपुट बनेगा m क्रॉस q का बनेगा, c बनेगा m क्रॉस q। तो क्या मल्टीप्लिकेशन एक सिंगल एलिमेंट निकालने के लिए m टाइम्स होगा कि q टाइम्स होगा, नहीं, ना m टाइम्स होगा ना q टाइम्स होगा, वो कितने टाइम, या तो n टाइम होगा या तो p। और सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों सेम है। मतलब जहां आप Cij मल्टीप्लाई वाली लाइन लिखेंगे उसके ऊपर आपको एक और लूप चलाना पड़ेगा जो कितनी बार चले, आइदर n टाइम्स चले या तो p टाइम्स चले। ओके, और यही कॉन्सेप्ट, तो बस यही 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अब आसानी से आप प्रोग्राम इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं मल्टीप्लाई के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं। क्या कर रहा है कि सबसे पहले सपोज आपका ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लीजिए आप क्या है, m क्रॉस n है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लीजिए क्या है, p क्रॉस q है। आपको बताना है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर है तो मल्टीप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो आप लिख दीजिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले कहा मैं मेल, ओके, सबसे पहले m n p q, मतलब ऑर्डर की वैल्यू बताइए आप कितनी है। सबसे पहले लिखा मैंने प्रिंटफ इंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। हाँ, एक चीज और, ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए मैं आधे पार्ट को जब वहां तक चला जाऊंगा तो इस आधे पार्ट को हटा दूंगा, इसलिए आप नोट करते चलिए। ओके, स्कैन एफ, हाँ, पहले का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, तो उसकी पहले वैल्यू दे दीजिए, इंटर m n और n दोनों की वैल्यू स्कैन कर लिया। मतलब पहले मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर मिल गया है। पहला मैट्रिक्स क्या कर रहा है कि कितने रो हैं, m रो हैं और n कॉलम है। ओके, अब दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दीजिए, इंटर ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन है and p and q। ओके,
सिर्फ अभी आपने ऑर्डर स्कैन किया। ऑर्डर मतलब पहले मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं। अब आपको बताना है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है कि नहीं। ये नहीं कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले तो चेक करिए क्या हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एन रो है, सॉरी एम क्रॉस एन है और ये इसका पी क्रॉस क्यू है। तो इसमें कितने कॉलम है, एन कॉलम है और इसमें पी रो है। तो कब करेंगे, जब एन बराबर क्या होगा, पी होगा। तो सबसे पहला कंडीशन लिखा इफ एन बराबर पी, अगर होगा तो अंदर जाइएगा, पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब जितना मल्टीप्लिकेशन का कोड होगा हम यहीं पे लिखेंगे। अगर ये गलत होता है तो सीधा किसके पास चले जाना, एल्स के पास। ओके, इफ एल्स आपको याद होगा कि अगर सही होता है तो अब अपने बॉडी के इनसाइड जाता है और जितना काम कहते हैं वो काम करता है। लेकिन अगर यही कंडीशन गलत हो गया तो सीधा किसके पास जंप करेगा, एल्स के पास। और यहां लिख दूंगा प्रिंटफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये लिख के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूंगा। ये चीज मतलब ये चीज सही अगर हुआ तो जाएंगे मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू स्कैन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ओके उसे प्रिंट कराएंगे एंड देन ठीक है, एल्स को जब ये सही हो गया तो एल्स को टच भी नहीं करेगा, सीधा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन गलत हुआ तो ये पूरा अंदर जाएगा ही नहीं, ना मैट्रिक्स बनाएगा और ना तो उसकी वैल्यू स्कैन करेंगे, ना तो मल्टीप्लाई करेगा, ना प्रिंट कराएगा, सीधा किसके पास चला जाएगा, एल्स के पास और लिख देगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट। और ये चीज याद रखिएगा कि ये बाद में मैं लिखूंगा, अभी यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इतने में नहीं हट पाएगा, इसलिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, ये क्यों मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो सीधा किसके पास चला जाएगा, एल्स के पास। ओके चलिए, अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट देखते हैं कि अगर ये कंडीशन सही हो गया तो काम कैसे होगा। तो चलिए, एम मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, अगर इक्वल है तो बॉडी के इनसाइड जाएगा, बॉडी के इनसाइड जाएगा और सबसे पहले मैट्रिक्स क्रिएट करिए। हमने कहा कि पहला मैट्रिक्स m क्रॉस n का होगा, दूसरा मैट्रिक्स आपका p क्रॉस q का होगा, एंड जो आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा c उसका ऑर्डर कितना होगा, याद होगा आपको, हमने बताया था m क्रॉस q, m क्रॉस q का होगा। तीन मैट्रिक्स हमने ले लिए। ओके, अब वेरिएबल ले रहे हैं इन आई जे, और एक और लूप चलाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले जब एक्सप्लेन किया था कि जब आप दो बार चला रहे थे लूप, मैंने कहा कि m क्रॉस q, तो क्या मल्टीप्लिकेशन सिंगल एलिमेंट निकालने के लिए क्या m टाइम्स या q टाइम्स होता था, नहीं, न तो वो m टाइम्स होगा ना तो q टाइम्स होगा, या तो n टाइम्स होगा या तो p, मतलब एक और लूप चलाना पड़ेगा जो मल्टीप्लिकेशन करेगा निकालने के लिए सिंगल सिंगल एलिमेंट। ओके, तो वही चीज है, एक और वेरिएबल जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर k। ओके, अब चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए रीड करिए, फिर मैट्रिक्स बी रीड करिए। चलिए सबसे पहले मैंने मैसेज दिया प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स ए, इंटर मैट्रिक्स ए, और लूप चला रहा हूं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू m माइनस 1, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, j प्लस। ओके, अगर इसमें डाउट हो तो समझ लीजिए, m रो है n कॉलम है, ठीक है, तो मतलब अगर मैंने कहा m रो है तो बताओ इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके m माइनस 1, कॉलम कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके n माइनस, वही चीज है, ये रो है 0 से लेके m माइनस 1, ये कॉलम है 0 से लेके n माइनस 1, और वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन है %d and a of I j, आपने पहले मैट्रिक्स की वैल्यू स्कैन कर ली। ठीक, ये आपने सिर्फ पहला मैट्रिक्स रीड किया है जिसमें कहा कि m रो है n कॉलम है। ओके चलिए दूसरा मैट्रिक्स रीड करते हैं, प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स बी फॉर i इक्वल टू 0। हाँ, अब दूसरे मैट्रिक्स की ध्यान दीजिए b की,
बी में कितने रो हैं, पी रो है, क्यू कॉलम है, तो कहां से कहां तक इंडेक्स गया होगा, 0 से लेके p माइनस 1 और ये 0 से लेके q माइनस 1, i लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 i प्लस प्लस एंड फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन इक्वल टू q माइनस 1 j प्लस प्लस और b मैट्रिक्स स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ परसेंट d एंड b ऑफ i j, ये हो गया। आपने क्या कहा, ठीक, कि मैं पहले ए मैट्रिक्स रीड कर लिया हूं, ठीक है, 0 से लेकर m माइनस 1, 0 से लेकर n माइनस 1 स्कैन अप कर लिया एंड ए आई जे। दूसरा p क्रॉस q का था तो p माइनस 1 q माइनस 1 तक जाएगा 0 से स्टार्ट होके, और मैंने मैट्रिक्स b को रीड कर लिया। हम मेरे पास दो मैट्रिक्स आ चुके हैं, एक हो गया a और एक हो गया b। अब इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का कोड देखते हैं। ओके, ये क्या कह रहा है मल्टीप्लिकेशन, ओके, यहां ध्यान दीजिए, ए है मेरा m क्रॉस n का, b है p क्रॉस q का, तो c कितने का बनेगा, c देखिए m क्रॉस q का, m क्रॉस q का, c बनेगा मेरा m क्रॉस q का। अब मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखिए कि जो लूप चलेगा c के लिए, पहली बात तो ये हो गया कि जो c के लिए लूप चलेगा वो 0 से लेकर कहां तक चलेगा, m माइनस 1, और जो j चलेगा j वो 0 से लेके कहां तक जाएगा, q माइनस 1 तक, q माइनस 1 तक, ये j प्लस प्लस हो गया और ये i प्लस प्लस हो गया, ये चीज हो गया। चलिए ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था कैसे, मान लीजिए मैट्रिक्स दो है हमारे पास, ओके, इसको मल्टीप्लाई इसमें करना है और ये c है, ओके, इसको मल्टीप्लाई इसमें करिए, ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई उसी में ले जाके जोड़ दीजिए, ओके। अगर आप करें कि यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितनी वैल्यू रखिए, 0 रखिए, क्योंकि अगर आप 0 नहीं करेंगे तो ये खुद से कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा, ओके। अगर सपोज हमने कहा कि यहाँ 0 मैं नहीं रख रहा हूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ले जाके जोड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम अगर आप जोड़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जो इतना मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया वही आंसर आना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि हो सकता है बाई द वे अगर कंप्यूटर खुद से कहे गार्बेज वैल्यू 0 ले रही है तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए अगर उसने पहली वैल्यू खुद से अपने 5 ले लिया और मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन आ रहा है आपका 6, ठीक है, 2 यहाँ था 3 यहाँ था, 2 इंटू 3 6, अब इसमें ऐड होगा तो अगर 0 आता तो 0 प्लस 6 कितना होता है, 6 होता। लेकिन अगर आपने पहले से वैल्यू 0 नहीं रखी है तो ये क्या करेगा, 5 पहले से ले लिया और 6 5 11 कर देगा। तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख लीजिए। 0 रखने का फायदा देखिए, मैं वैल्यू दे रहा हूँ 2 3, मान लीजिए यहाँ पे 4, और यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 3 4 5, ओके, 2 इंटू 3 6 जाके ऐड हुआ 0 प्लस 6, 0 प्लस 6, फिर अब क्या हुआ 3 इंटू 4 12 प्लस 12, ओके, 4 इंटू 5 प्लस 20 हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 6 18 और 20 38 आंसर आता। लेकिन अगर बाई द वे आपने कहा मैं 0 नहीं रखता, मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो खुद से मान लीजिए क्या रख दिया, 5 रख लिया होता, तो क्या होता है 2 इंटू 3 जाके ऐड होता तो 6 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 20, तो जितना 38 आ जाए उसकी जगह कितना आ गया 43 आ गया, मतलब 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, Cij की वैल्यू कितनी कर लीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। मतलब जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वहां पे Cij के अंदर हर जगह, ठीक है, 0 रखा गया। क्यों रखने का फायदा है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 रख दिए हैं, तो अगर 0 ऐड भी होता है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, नंबर एज इट इज रहेगा, ओके। अब क्या हुआ क्या, Cij बराबर कितना होगा, देखिए Aij मल्टीप्लाइड बाई Bij, Aij मल्टीप्लाइड बाई Bij, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके जा कहाँ रहा है, Cij में जाके ऐड हो जा रहा है, तो वही चीज है, तो Cij प्लस, ठीक है, क्या हो रहा है Aij इंटू Bij, यही काम हो रहा है। मतलब
ए आई जे को बी आई जे से मल्टीप्लाई करिएगा, ए आई जे को बी आई जे से मल्टीप्लाई करिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद उसे क्या करिएगा, सी आई जे में ले जाके ऐड कर दीजिएगा। और याद रखिए सी आई जे की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 प्लस, ठीक है, पहला वाला मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, फिर दूसरा वाला, ठीक है, उसी में जाके ऐड हो जाएगा, फिर तीसरा वाला उसी में जाके ऐड हो जाएगा, ये चीज है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एक चीज तो हमने देख लिया, हमें यही काम करना है। तो हमने कहा कि चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट करो, बताओ सी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो m-1 i प्लस प्लस और फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू q-1 j प्लस प्लस। m क्रॉस q का c बना है और सबसे पहले क्या कहा कि सी आई जे की वैल्यू कितना कर लेना तुम, 0 कर, हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, होना क्या चाहिए था मेरा मल्टीप्लिकेशन, सी आई जे इक्वल टू क्या होगा, सी आई जे में आप ऐड करते जाइए और किसे, ए आई जे मल्टीप्लाई करके बी आई जे, यही काम होना चाहिए था। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैंने कहा कि ये 2 लूप चल रहा है मेरा, ये 2 टाइम्स चल रहा है, ये 3 टाइम्स चल रहा है, तो अगर मैंने कहा i बराबर 1, ठीक है, तो j कैसे चलेगा, j 1 2 3, मतलब ये केवल 3 बार चलेगा। ओके, तो इसके अंदर जो काम आप कहेंगे, जैसे मैंने कहा ये इसके अंदर है, ठीक है, तो ये काम कितनी बार हुआ होगा, केवल 3 बार हुआ होगा। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक देख लीजिए, अगर मैंने कहा 2 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है और 5 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो बताओ जो सी बना होगा कितने का बना होगा, 2 क्रॉस 3 का, मतलब ऊपर वाला लूप केवल 2 बार चलेगा और नीचे वाला, ठीक है, जो लूप होगा वो 3 बार चलेगा। लेकिन मल्टीप्लाई ये होना कितनी बार चाहिए था, ओके, पहले एलिमेंट कितने एलिमेंट हैं ऊपर, ठीक है, तो 2 क्रॉस 5 का है, मतलब ऊपर 5 एलिमेंट है। और इस फर्स्ट रो में अगर इसमें बात किया जाए कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, और इसके फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, मतलब ये पांचों के पांचों मल्टीप्लाई, ये 5 और ये 5, ठीक है, ये दोनों पांचों, ठीक है, इसके 5 एलिमेंट, ठीक है, हर एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर देन आपस में ऐड होना चाहिए। लेकिन ये चला कितनी बार, केवल 3 बार चला है। ओके, अगर केवल 3 बार चला है तो 100% ये केवल काम आपका 3 बार होगा। ओके, लेकिन 3 बार तो होना नहीं चाहिए, कई बार होना चाहिए, और कितनी बार होना चाहिए, 5 बार होना चाहिए। लेकिन अगर यही 2 क्रॉस 7 का हो और 7 क्रॉस 3 का हो तो कितनी बार चाहिए, 7 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सेम वैसे ही अगर मैंने कहा m क्रॉस n का और p क्रॉस q का है, तो बताओ मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होना चाहिए, तो n टाइम्स या p। और अच्छी बात क्या है, दोनों इक्वल है, तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये लूप इसे नहीं चला सकता, तो इसके लिए आपको एक ऐसा लूप बनाना है जो इसको 5 बार करे, 7 बार करे। तो हमने कहा कि k नाम का लूप ले लीजिए, k बराबर 0, और कितनी बार जाएगा, देखो m क्रॉस n और p क्रॉस q का है, तो बताओ ये लाइन कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, या तो n टाइम्स या तो p टाइम्स, वही है p-1 k प्लस। अब ये, ठीक है, या तो p टाइम्स चलेगा और या तो n टाइम्स चलेगा, आप n-1 भी लिख सकते हैं, और दोनों की वैल्यू सेम ही है, मतलब ये अगर 5 है तो ये 5 बार चलेगा, 7 होगा तो यहाँ पे 7 बार चलेगा। ठीक है, तो ये लूप सफिशिएंट है मल्टीप्लाई करने के। लेकिन अभी एक जगह और चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, ओके, ये यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 लूप चला रहा हूं, फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू, या मैं 1 से शुरू कर दे रहा हूँ, 1 से 5 i प्लस प्लस, फॉर j बराबर 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए आई जे। ओके, आपको बताना है यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो यहाँ ध्यान दो, ये i बराबर 1 लूप कैसे चलेगा, i बराबर 1, i बराबर 1 पे ये सही होगा, अंदर जाएगा, j बराबर 1, मतलब पहली वैल्यू क्या आ गई, i बराबर 1 आया और j बराबर भी 1 आ गया, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद यहाँ वैल्यू रखने के बाद ये j प्लस प्लस करता है, j की वैल्यू 2 होती है, मतलब अगली वैल्यू यहाँ 2 आती है, लेकिन i कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि i तब 2 होगा जब इस लूप से बाहर निकल के i प्लस प्लस पे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब एक i के सिंगल वैल्यू पे इसे j को 3 बार चलाएगा, 1 2 3,
तो i बराबर 1 तो j बराबर 1, i बराबर 1 j बराबर 2, i बराबर 1 j बराबर 3, तीन वैल्यू रखेगा, फिर i प्लस प्लस करेगा, i की वैल्यू 2 करेगा, ओके i की वैल्यू 2 करेगा। अब कौन कौन सी वैल्यू आएगी वो ध्यान दीजिए, 2 रखेगा। अब बताओ j की क्या होगी 1 2 3, लेकिन i कितना रहा 2 2 2, तो एक सिंगल वैल्यू पे i बराबर 1 j बराबर 1 2 3, i बराबर 2 j बराबर 1 2 3, मतलब जो इंटरनल लूप है उसी की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, जो एक्सटर्नल लूप है उसकी वैल्यू ठीक है इस 3 बार के लिए वो फिक्स हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ओके, अगर हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर लूप हम के चला रहे हैं, ओके, और यहाँ पे वैल्यू देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आना क्या क्या चाहिए, मैंने क्या कहा, सपोज यही दो मैट्रिक्स है, ओके, ये ए है और ये बी है और ये बन गया मेरा सी। ओके, तो बताओ C00 की वैल्यू कितनी होगी, C00, ओके, तो कौन कौन से आपस में ऐड, पहले तो 0 रखा, 0 प्लस, ओके, अब यहां ध्यान दो, A00 मल्टीप्लाइड बाई क्या हुआ होगा B00, B00 प्लस अगली वैल्यू देखो A, इसकी वैल्यू क्या होगी 01, A01 मल्टीप्लाइड बाई बी, हाँ बी का क्या होगा 10, फिर A02 मल्टीप्लाइड बाई B20, यही चीज है। अब यहां देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला लूप है वो लिख सकते हैं आप आई, लेकिन ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, अगर कह रहा हूं चेंज हो रहा है, अगर आई जे हो है तो इसका मतलब जो चेंज हो रहा है उसको किससे रिप्लेस करूंगा, मैं जे से रिप्लेस करूंगा। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इसके ऊपर के चला है, मतलब ये जे की वैल्यू फिक्स होगी और के वाली वैल्यू केवल यहाँ पे बदलेगी। ओके, तो अब मैं कह रहा हूं कि क्या इसे आई लिखा जा सकता है, हाँ तो आई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, देखिए कांस्टेंट है, मतलब जीरो है, मतलब ऊपर वाले लूप के वेरिएबल को यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो आई रहने दीजिए। लेकिन क्या यहाँ पे जे लिख सकते हैं, तो जे देखिए जे तो ऊपर आया ना, तो अगर जीरो है तो ये हर बार जीरो है, के की वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए ये बदल रहा है, इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर के लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये देखिए इसमें कॉलम की वैल्यू फिक्स है, मतलब जीरो है, मतलब ऊपर वाले वेरिएबल को लिखा जा सकता है आप जे, लेकिन ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो अगर चेंज हो रही है तो क्या जे लिख सकते हैं, अगर जे लिख देंगे तो ये हर बार जीरो ही रखेगा, क्योंकि देखिए जे बराबर जीरो पे ये के कई बार चलेगा, जे बराबर 1 पे ये के कई बार चलेगा, मतलब जो वैल्यू चेंज होगी वो के की चेंज होगी, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल है, के वेरिएबल है। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंज करना है आपको, बस क्या कहा मैंने कि आप पहले बताइए इस मैट्रिक्स सी में कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, ठीक है, और सी आई जे की स्टार्टिंग वैल्यू हमने जीरो कर दिया, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा, ना तो m टाइम्स होगा ना तो q टाइम्स, या तो वो n माइनस वन टाइम्स मतलब n टाइम्स होगा, या तो p टाइम्स होगा, इसीलिए जीरो से लेके n माइनस वन चलाइए, चाहे जीरो से लेके p माइनस वन। ओके, क्या ये वैल्यू फिक्स है, तो हाँ 0 0 1 0 2 0 3, मतलब ये जीरो ही रहेगा, ये बार बार बदलेंगे, तो जस्ट ऊपर वाला वेरिएबल आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको k मान लिया। ओके, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो 0 1 1 0 2 0 3 0, ठीक है, मतलब ये तो जीरो रहेगा, इसका मतलब जी रहने दीजिए, लेकिन ये वैल्यू बार बार चेंज, इसीलिए ऊपर वाले लूप के वेरिएबल को यहाँ पे k लिख दिया। ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा कोड। ओके, अब आप इस मैट्रिक्स को प्रिंट करा लीजिए, मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्पेस सी ऑफ आई जे, सी ऑफ आई जे प्रिंट करा लिया। ओके, देखिए ये लूप हो गया, आप चाहे तो इसकी भी बॉडी लगाना चाहे तो लगा दीजिए, ठीक है, ये सी की बॉडी हो गई। ओके, निकालेगा प्रिंट कराएगा, ठीक है, प्रिंट कराने के बाद ठीक है आप चाहते हैं न्यू लाइन, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट एफ स्लैश एन, बॉडी हटा दीजिए, छोटा सा है, एक ही लूप है तो चाहे हम रन करें लगाइए चाहे ना लगाइए, प्रिंट एफ स्लैश एन कीजिए ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो, मैट्रिक्स आपने प्रिंट करा दी। ओके, देखिए ये इसका पार्ट हो गया, इसका पार्ट। ओके, लेकिन याद रखिए इफ आपने ओपन किया है, इफ को भी क्लोज जरूर करिएगा। ओके, ये किसका है, इफ वाला पार्ट। ओके, जो इफ आपने स्टार्टिंग में ओपन किया था उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, लेकिन अगर ये तब चलेगा जब इफ
के कंडीशन सही किया, जब हमने जो पहला कंडीशन लिखा था याद करिए, इफ n बराबर p, अगर सही होगा तो अंदर जाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रीड करेगा, मैट्रिक्स बी की वैल्यू रीड करेगा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट प्रिंट कराएगा, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इफ को हमने बोला। लेकिन अगर ये पूरा गलत हो गया, वो पहले वाला ही कंडीशन, तो ये बाहर निकलेगा और किसके पास जाएगा, एल्स, और क्या लिख दीजिएगा, प्रिंटफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसे बंद कीजिए और वाइड मेन की बॉडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोग्राम। हमने क्या कहा कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स लिया, p क्रॉस q का मैट्रिक्स लिया, दोनों की वैल्यू स्कैन किया, फिर कंडीशन चेक किया, इफ के अंदर गया तो इतना पार्ट पूरा एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ तक इफ की बॉडी है, अभी ये पूरा का पूरा कोड ठीक है इफ के अंदर है। लेकिन अगर वो गलत हो जाएगा तो सीधा एल्स के पास चला जाएगा, लिख देगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का प्रोग्राम। तो याद रखिएगा क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले देखिएगा कि पहले का कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है, अगर इक्वल है तब बॉडी के अंदर जाइएगा और मैट्रिक्स क्रिएट करिएगा। प्लस यह याद रखिएगा कि अगर m क्रॉस n का है, p क्रॉस q का है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा m क्रॉस q का बनेगा, m क्रॉस q का लूप चलाइए। ये क्यों जीरो किया हूँ, जीरो करने का फायदा क्योंकि आपस में ऐड करना है, तो Cij की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो कर ले रहा हूँ। ये लूप किस लिए है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट निकालने के लिए जो आपका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जैसे 5 इसमें या 5 इसमें, तो पांचों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप m माइन, ना तो मीन्स क्या हुआ कि ना तो m टाइम्स चलना चाहिए ना q, इसे कितनी टाइम चलना चाहिए, या तो n-1 या तो p माइनस, तो जीरो से m-1, ठीक है, जीरो से p-1। ओके, ये किया, प्रिंट कराया, गलत होगा तो बाहर, ये है। ओके, तो ये है मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज योर स्ट्रक्चर। ओके, एरे से, ठीक है, एडवांस टॉपिक है। मीन्स एरे क्या होता था कि होमोजीनियस का कलेक्शन होता था, स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हेट्रोजीनियस का कलेक्शन होगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।